मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 फाइनल हो गया है और पार्ट 4 ये लास्ट पार्ट होगा और ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्वांटम नंबर इसमें मेजर टॉपिक है, फिर एक्सरे आएगा और हाइजेनबर्ग हो गया, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन वो डिस्कस करेंगे। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 का जो मेजर पार्ट है वो है क्वांटम नंबर। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम फिंगर टिप से बने क्वेश्चन, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है। वीडियो को आपको नोट करना है, समझने के लिए 2 बार 3 बार देखिए, समझने वाला पूरा समझना है तभी क्वेश्चन बनेगा। इसका है क्वेश्चन फिंगर टिप्स का, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिंगर टिप्स क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 अगेन 11th क्लास 12th क्लास नीट IIT मेन और एडवांस। एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉमन टॉपिक है, मैं बार बार लेक्चर में बोलते रहता हूँ। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, बट 12th क्लास क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर तो आपको 12th क्लास में आता है जब बोर्ड एग्जाम फाइनल रहेगा, उस समय NCERT का 2 टॉपिक एक कवर कर देगा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। ये पार्ट 4 का खत्म होगा, 11th एंड 12th पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा। खूब सारा नंबर देता है आपको मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, या बोर्ड एग्जाम में भी खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। सारा पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर रदरफोर्ड एंड द मैक्सवेल थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन, सब थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसका, हर जगह से क्वेश्चन मिलता है। सो क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 और ये है लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। आपका जो बुक है, पैकेज है, ठीक है, पैकेज में लेक्चर नंबर है ये 11 और लेक्चर नंबर है 12। आपको बनाना है नियरली 160 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फिंगर टिप्स के मिलेंगे, सारा क्वांटम नंबर कंप्लीट होने पे फिंगर टिप्स पे सारा क्वेश्चन आप एक जस्ट 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बनता है क्वेश्चन। क्वांटम नंबर क्यों आया था, क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में क्यों लाया गया? तो देखिए, शुरू से अगर आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ही क्लियर हो गया था कि एटम के पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, वो शुरू से एकदम क्लियर है। और जितना साइंस में प्रॉब्लम था ना, वो सारा प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन को लेकर हुआ। सब प्रॉब्लम का जो जस्ट मेन जो रूट है वो इलेक्ट्रॉन है। हर जगह हर साइंटिस्ट में जितने भी डिफेक्ट है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेके। जो रदरफोर्ड ने बहुत पहले फर्स्ट मॉडल में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो जिन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बोला था कि वो न्यूक्लियस में, वो आज भी हम लोग वही मानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन को लेके बिग कन्फ्यूजन, साइंस में इलेक्ट्रॉन को लेकर के इतना कन्फ्यूजन हुआ कि इनका रदरफोर्ड का पूरा एटॉमिक मॉडल ही इसी के चलते, इलेक्ट्रॉन के चलते ही यहाँ पे एकदम ब्रेक कर गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो डिफेक्ट आ गया। तो सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना भी डिफेक्ट है सब इलेक्ट्रॉन के चलते। किसी तरह इसको बोस ने इसको संभाला, बोस आके बोले कि नहीं इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में है। तब तक बोस आए, तब तक वो डी ब्रॉगली आके बोले कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे 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 वेव चलता। हाइजेनबर्ग आके बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं। मतलब जितने साइंटिस्ट आपने पढ़ा, जितना शुरू से आप पढ़ रहे हैं, शुरू से आप रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडल पढ़े, डिफेक्ट आया इलेक्ट्रॉन के चलते। बोर्स मॉडल में उनमें भी डिफेक्ट देखा आपने इलेक्ट्रॉन के चलते। हाइजेनबर्ग आके अलग चीज़ें बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। डी ब्रॉगली आके अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, ड्यूअल नेचर होता है इसके अंदर। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन, बिग कन्फ्यूजन इलेक्ट्रॉन को लेके हुआ साइंस में। उसी से साइंस बार बार चेंज होते रहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने सारे साइंटिस्ट का आपने नाम पढ़ा कि रदरफोर्ड, द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द प्लांक्स का थ्योरी, लेनार्ड का थ्योरी, वो भी इलेक्ट्रॉन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी था, अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने देखा, बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखा, डी ब्रॉगली देखा आपने, हाइजेनबर्ग। हर थ्योरी के पीछे ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में तो शुरू से आज तक वही चल रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बट इलेक्ट्रॉन पे बिग कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रॉन को लेकर बहुत कंफ्यूजन। कोई लोग बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है, कोई बोल रहा है एग्जैक्ट पोजीशन, कोई बोल रहा है कि नहीं हम अनसर्टेनिटी बताएंगे, कोई बोल रहा है ऑर्बिट में, कोई बोल रहा है सर्कुलर पाथ में। बिग कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन इलेक्ट्रॉन को लेकर हुआ कि सब साइंटिस्ट लोग मिल करके बोले कि इसको इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे एग्जैक्ट पोजिशन बताना है, ये मेजर साइंटिस्ट इसमें थे जो आपका
पढ़ना आपका उनका वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ही क्वांटम नंबर का मेन आइडिया देते हैं। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों लोग मिलकर बनाया था उन्होंने। हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने बोला था कि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं पोजीशन, और श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है मेजर। ऐसा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन तो हायर केमिस्ट्री में आएगा, जब आप आईटी के अंदर जाएंगे वहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है आपका। मैं जो फंडामेंटल रिजल्ट है मैं डिस्कस कर दूंगा आपको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग मिल करके उन्होंने एक क्वांटम नंबर टर्म बनाया। क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी कितना कन्फ्यूजन है। सबसे पहले रदरफोर्ड आके बोले कि सर्कुलर पाथ, बोस बोले कि नहीं फिक्स सर्कुलर पाथ, डिब्रोली बोले कि अरे फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं, वो तो वो पार्टिकल के साथ साथ वेव है। हाइजेनबर्ग बोले कि नहीं वो तो एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते। सोमरफील्ड आगे बोले कि सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल पाथ। जितने लोग आए सब लोग इलेक्ट्रॉन के लिए अपना अपना अलग अलग थॉट लेके आए। इलेक्ट्रॉन पकड़ ही में नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कहाँ है एटम में। फाइनली साइंस में कि एग्जैक्ट पोजीशन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है एकदम एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, तो साइंटिस्ट लोगों ने यही जो हाइजेनबर्ग थे और आपका जो पढ़ना है आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो दोनों लोग ने मिल करके एक क्वांटम नंबर टर्म बनाया। और क्वांटम नंबर अगर आप पढ़ लेते हैं, 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये चारों क्वांटम नंबर मैं पढ़ा दूंगा, कोडिंग आप सीख जाएंगे तो आप एग्जैक्ट फिंगर से पकड़ के बता देंगे हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन के कन्फ्यूजन को, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पे बिग कन्फ्यूजन, बहुत सारा लोग ने अलग अलग अपना थॉट दिया। फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए कि एटम में कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन है, उसके लिए क्वांटम नंबर आया था। तो क्वांटम नंबर टर्म जो होता है इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, सो 4 क्वांटम नंबर है, वो लिख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। कोडिंग है, सिर्फ कोडिंग है और बहुत सारा कोडिंग है। उन कोडिंग को ब्रेक करना है आपको, ब्रेक करते जाइएगा, क्लियर से आपको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता चलते जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, या ऐसे लिखे फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हाइजेनबर्ग, या ऐसा लिखे फॉर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम वी रिक्वायर 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, सो वो 4 क्वांटम नंबर है। नंबर 1 आप कर लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो एक पढ़ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये काफी सिंपल सा है। नाउ सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन मिल जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर से बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एमएल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी ये मेजर क्वेश्चन यही दोनों लोग से बनता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, तो 4 क्वांटम नंबर आपको चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन आप बता पाए। 4th में स्पिन क्वांटम नंबर, ये एमएस।
तो ये 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, कोडिंग आपको बता दूंगा, उसके बाद आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का आप डिफाइन कर सकते हैं कहाँ रहेगा। ये चारों क्वांटम नंबर कोडिंग है, चारों कोडिंग है, उससे आप कोडिंग को ब्रेक करना है एंड देन क्वेश्चन आपको बनाना है। कोडिंग ही मेन चीज़ है इस टॉपिक में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया 160 क्वेश्चन है, और सब आया हुआ, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ। कोडिंग का मतलब देखिए, जैसे जैसे आप ऐसे समझिए, ठीक है, एड्रेस सर्च करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपको सर्च करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सर्च करना है, वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें एटम, बिग साइज का एटम रहेगा और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, ठीक है। वो एग्जैक्ट लोकेशन 4 मैं कोडिंग दूंगा, प्रिंसिपल का, एजीमुथल का, मैग्नेटिक का और स्पिन, चारों कोडिंग में एक एक करके बताते जाऊंगा, उससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। जैसे आप समझेंगे, जैसे इस तरह समझिए, तो जस्ट 1 मिनट के लिए पहले समझिए इसे, ऐसे समझिए, जैसे समझिए कि मान लीजिए जब मैं था, मेरे एज में, जब आपके एज में मैं था, मतलब जस्ट 12 क्लास पास किया और आईटी का फॉर्म भरना होता था, ठीक है। अभी तो सब चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं। पहले तो हम लोगों को बैंक में जा करके लाइन लगाना पड़ता था, बैंक से फॉर्म निकालना पड़ता था, फॉर्म को भरना पड़ता था, कुरियर करना पड़ता था, बड़ा प्रोसेस था। अभी डिजिटल हो गया सिस्टम, तो ईजी है, काफ़ी ईजी है, घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर देते हैं। बट समझिए, पुराना प्रोसेस समझिए, जस्ट मैं आपके एज में था तो हम लोगों को फॉर्म भरना है, जैसे बैंक से लेके आया गया, मैं जाके आईटी का फॉर्म लिया, ठीक है, ये एक फॉर्म लिया है बैंक से, ठीक है। फॉर्म में फिलिंग करना होता था, फिलिंग करने के बाद जो होता था उसमें सेंटर चॉइस रहता था, लिखा रहता था कि इंडिया के जो 100 सिटी हैं वहाँ नाम लिखा रहता था, कोड लिखा रहेगा, वो आपको सेंटर चूज करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे सिटी, हम लोगों को एक कोई सिटी चूज करना है, कहाँ आपको सेंटर लेना है। जैसे मान लीजिए मेरा सिटी एक चूज करना है और मैं, मेरे कोई रिलेटिव हैं, मामा हैं जो नोएडा में रहते हैं, तो मैं सोचा कि उनके घर में घूम भी आऊँगा और एग्ज़ाम भी दे आऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें मैंने चूज किया नोएडा, ऐसा। अब एक फॉर्म फिल कर दिया, ऑप्शन लिख दिया, नोएडा 3 चॉइस रहता था, तो नोएडा लिख दिया, कुछ पटना लिख दिया, बनारस लिख दिया नज़दीक में, तो फर्स्ट मैंने चॉइस लिखा नोएडा के लिए। फॉर्म मैंने ड्रॉप कर दिया, आईटी का जो सेंटर था वहाँ कुरियर करना होता है, कुरियर कर दिया हम लोग फॉर्म, ठीक है। वहाँ से जस्ट बाय पोस्ट आता है, एडमिट कार्ड पहले बाय पोस्ट, अभी आप सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होता था कि बाय पोस्ट घर पे फिर भेजा जाता था, तो बाय पोस्ट है। अब आया, आप समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में जो है 8 लाख स्टूडेंट, 9 लाख, 10 लाख तक पहुंच जाते हैं आईटी मेन के लिए। तो 10 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें से आपको एक सेंटर चूज, मतलब दिया गया, जो वहाँ कंट्रोल बोर्ड है वो आपके लिए एक पोजीशन डिसाइड किया, एक जगह बनाया, एक पोजीशन दिया कि यहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना है आपको, ठीक है। तो देखिए, जब वहाँ से पोस्ट आया, एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा रहेगा, देखिए एक एक करके देखते रहिए क्या क्या लिखा रहेगा। जैसे मैं देखा, मेरा सिटी में आ गया, हाँ नोएडा है, ठीक है। बहुत आसान है, आपका भी एडमिट कार्ड आया होगा, कोई एग्जाम देते हैं, जैसे क्या क्या लिखा रहता है कि आप जाके बैठते हैं उस जगह पे, सीट पे बैठ जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, रूम नंबर में। देखिए एकदम सब सिंपल है, सब चीज़ें एकदम हम लोग का जो सिंपल वर्क है। जस्ट मेरा सेंटर पड़ा नोएडा, एडमिट कार्ड सबसे पहले देखा, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ सेक्टर नंबर, ठीक है। ये सेक्टर नंबर, बड़ा शहर है, बड़ा शहर है तो लिखा हुआ सेक्टर नंबर 15, बड़ा सा शहर है। छोटा शहर होता है तो हम लोग वार्ड नंबर बोलते हैं ना, वार्ड नंबर 1 2 3 4 ऐसे। सेक्टर नंबर 15 लिखा हुआ, ठीक है। ऑटो से बोले कि चलो भाई मुझे सेक्टर नंबर 15 में ले चलो, ठीक है। सेक्टर नंबर 15 गया, सेक्टर नंबर 15 में सेक्टर में पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। नेक्स्ट मैं गया तो सेक्टर नंबर 15 में नया अगला लाइन में देख रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ स्कूल नेम, ठीक है। तो स्कूल नेम लिखा हुआ है सेक्टर नंबर 15 में, स्कूल है डीपीएस। तो मैं ऑटो से बोला कि भाई मुझे डीपीएस के गेट तक ले चलिए, तो वो सेक्टर नंबर 15 में मुझे डीपीएस के गेट तक ले गए, ठीक है। नेक्स्ट गेट के बाहर मैं खड़ा हो गया, गेट के बाहर अपना मैं रोल नंबर चेक किया। रोल नंबर गेट के बाहर नोटिस लगा हुआ था, और नोटिस लगा हुआ था कि किस किस रोल नंबर के स्टूडेंट को कहाँ कहाँ जाना है। गेट बंद है अभी,
अभी गेट बंद है, अभी एंट्री नहीं है, बट बाहर मैं जस्ट नोटिस बोर्ड पे जाकर देखा, मैं अपने रोल नंबर को मैच किया। तो मैच करने के बाद मैं नोटिस बोर्ड से देखा कि भाई रूम नंबर कहाँ है। तो रूम नंबर मैंने देखा कि रूम नंबर मान लिया कि 4th रूम में मेरा है। तो गेट खुला, जो जो एग्जामिनेशन टाइम है 10 मिनट पहले गेट खुला, सारे स्टूडेंट एंटर करने लगे। सर्च किया मैंने, ग्राउंड फ्लोर पे ही है, 4th रूम है, रूम में चला गया, रूम में एंटर किया। तो रूम में जाने के बाद ठीक है, रूम में गया तो रूम में स्कूल है, क्लास है, ढेर सारा लोग जाएंगे, 50 लोग का पड़ा है उस रूम में सेंटर। तो मैं देखा कि हर बेंच पे एक एक छोटा छोटा स्टिकर लगा हुआ है, मेरे रोल नंबर का स्टिकर। मैं अपने रोल नंबर का स्टिकर लाइन से खोजते गया, मुझे मिला, और मिलने के बाद मुझे मिला एग्जैक्ट पोजीशन। ये मेरा हुआ एग्जैक्ट पोजीशन, ये एग्जैक्ट पोजीशन हुआ, ठीक है, ये एग्जैक्ट पोजीशन मैंने जस्ट फाइंड कर लिया। और मैंने बोला कि ये आईआईटी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 10 लाख बच्चों के बीच में मेरा एग्जैक्ट पोजीशन ये है। 2 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर है उस पोजीशन पे मुझे बैठ करके ये मुझे अलाउ किया गया है। लाखों बच्चों के बीच में मेरा जो एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे मुझे अलाउ किया गया है कि 2 घंटे या 3 घंटे जो पेपर है उतना देर तक मुझे यहाँ पर बैठ के एग्जाम देना है। ये सर्च करना कितना आसान है, कितना ईजी है, आप भी सर्च कर लेते हैं। आपका भी कहीं सेंटर पड़ता है, कोई भी एग्जाम दिए होंगे, सेंटर पड़ता है, तो जाने का तरीका यही है, आप एड्रेस सर्च करेंगे। सबसे पहले वो कौन सा शहर है, शहर के किस एरिया में, पिन कोड एरिया लिखा रहता है, पिन कोड, वार्ड नंबर, कोडिंग रहेगा एरिया का। उस एरिया में पहुंचे तो स्कूल सर्च करते हैं, स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे आप रूम नंबर देखते हैं, रूम खुला तो आप अपना एग्जैक्ट पोजीशन सर्च करते हैं, जो कि एकदम इजी है, कोई भी लोग कर लेते हैं। यही काम आज करना है। क्वांटम नंबर में सेम काम करना है, कोडिंग रहेगा। क्वांटम नंबर में क्या होगा, यहां हम लोग बात करते हैं एटम, बहुत सारे एटम है, हाइड्रोजन से लेकर के यहाँ डीबी तक, ठीक है, बहुत सारे एटम है, 105 एटम है। जैसे आईटी का फॉर्म भरते हैं और 100 शहर लिखा रहता है, कहाँ आपको सेंटर चाहिए, तो उसी तरह एटम, केमिस्ट्री में एटम है, 105 एटम है, 105 एटम्स है, ठीक है। कोई एक एटम मैंने ले लिया यहाँ पे, कोई एक एटम अपने मन से कोई ले सकते हैं। मैंने कोई अपने मन से एक एटम ले लिया, एक एटम में जो मैंने ले लिया, कोई ले लिया सोडियम, ऐसे कर लिया कि हाँ मेरे पास एक एटम है और सोडियम। अब सोडियम में इसके इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, अब इसके इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट आपको लोकेशन चाहिए। जैसे ये सर्च करना कितना आसान है, कोई भी स्टूडेंट अपने पोजीशन पे जाकर बैठ जाता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यही कोडिंग रहेगा कि शहर रहेगा, वार्ड नंबर, सेक्टर नंबर रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, रूम नंबर रहेगा और पोजीशन रहता है। आप सर्च करके बैठ जाते हैं, वही काम करना है, एग्जैक्टली वही करना है। क्वांटम नंबर में मैं कुछ कोडिंग दूंगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन को खोजे, ठीक है। तो सबसे पहले इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को सर्च करना है कि एग्जैक्ट कहां बैठा हुआ है। सबसे पहला होगा ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर होगा वो n, जो कि देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि आप चले जाइए इस सेक्टर में, चले जाइएगा, वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे उस सेक्टर में जाएंगे उसके बाद मिलेगा सब ऑर्बिट मिलेगा। सब ऑर्बिट का आइडिया देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा ना कि आपका किस स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ, किस स्कूल में इलेक्ट्रॉन पड़ता है, ये बताएगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब ऑर्बिट के बाद जो होगा ऑर्बिटल, ये बताएगा एमएल, ठीक है, ये एमएल बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन इस स्कूल में पढ़ रहा है तो किस रूम में बैठा हुआ वो। और लास्ट में आपको आ जाएगा नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, जो एग्जैक्ट पोजीशन, ये जो होगा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो आपको बता देगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर मिलते ही ये चारों क्वांटम नंबर मिल जाएगा तो आप एग्जैक्ट पहुंच जाइएगा इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे कि ये इस चीजों को पहचानना एकदम आसान है, आप एकदम इजी वे में जैसे ऑटो से जाते हैं, यहाँ पे सेक्टर पहुंचते हैं, स्कूल में पहुंच जाते हैं, गेट पे खड़ा होकर रोल नंबर चेक कर लेते हैं और रूम में जाके बैठ भी जाते हैं अपने पोजीशन पे। एग्जैक्टली सेम करना है यहाँ पे। यहाँ कोडिंग रहेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजिए कि इलेक्ट्रॉन किस सेक्टर में रहता है, उस सेक्टर में पहुंच जाइए ऑटो से। उस सेक्टर के बाद फिर खोजिए कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा स्कूल है, उस स्कूल में जाके खड़े हो जाइए। फिर आप जाइए कि इलेक्ट्रॉन किस रूम में पड़ता है, वो वहाँ मिलेगा। उस रूम में जाइएगा तो आपको एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन बैठा मिलेगा। यही सर्च करना है,
क्वांटम नंबर बना ही गया है इसी के लिए कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। 4 क्वांटम नंबर, ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, यह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह है स्पिन क्वांटम नंबर। मेजर क्वेश्चन जो बनेगा ना, मेजर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है वो इन्हीं से। मेन क्वेश्चन तो यही दो बड़े हैं जिससे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। क्वेश्चन तो इसके फिंगर टिप्स के हैं क्वेश्चन, ये दोनों हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे एग्जैक्टली सेम है, जैसे ये चीजें आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है। आप जैसे पोजीशन पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि लाखों लोगों के बीच में आपको जस्ट जो टीम है, एग्जामिनर का जो टीम है, उन्होंने आपको ये एग्जैक्ट पोजीशन दिया है और आप बैठ जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, आप लाखों इलेक्ट्रॉन के बीच में से एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो 4 क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल बताएगा कि किस सेक्टर में है, एजीमुथल बताएगा कि कौन से स्कूल में पढ़ता है इलेक्ट्रॉन, नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि किस सेक्शन में, किस रूम में बैठा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, स्पिन बता देगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, एग्जैक्ट कहाँ है, वहाँ जाके एकदम फिंगर से आप पकड़ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन को लिए बड़ा कन्फ्यूजन कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वेव है, एग्जैक्ट पोजीशन, अनसर्टेनिटी, सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इतना कन्फ्यूजन था कि उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए साइंस में क्वांटम नंबर है। आप नोट करेंगे, आपको नोट करना है एक एक लाइन कि ये टर्म होता है, इसके इक्विवेलेंट ये टर्म है, और इस तरह हम लोग सर्च करेंगे। एड्रेस सर्च करना है बस, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन सर्च करना है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एक लाइन आप नोट करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे आसान है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और स्पिन बहुत छोटा है, मेन है एजीमुथल और मैग्नेटिक। क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे आपको। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोडिंग आप सीखेंगे। यहाँ पे नंबर 1 आप बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप ऑर्बिट नंबर बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिट नंबर कहते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सेल नंबर भी बोल सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ऑर्बिट नंबर कहलाता है या सेल नंबर कहलाता है, जस्ट लाइक सेक्टर नंबर। जैसे आप सेक्टर नंबर पढ़ रहे थे कि वार्ड नंबर सेक्टर नंबर है, वही चीज़ है ऑर्बिट नंबर। जैसे हम लोग जनरल नॉलेज में ऐसे पढ़ रहे थे कि सेक्टर, कौन से सेक्टर में सेंटर पड़ा है, वो सेक्टर नंबर जैसा है ऑर्बिट नंबर। इसका वैल्यू जो होता है ऑर्बिट नंबर एन, एन का वैल्यू लिख सकते हैं 1 और 2 3 और 4 5 6 7, ऐसे ऐसे चलते रहता है ऑर्बिट नंबर। जो हर स्पेक्ट्रम में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वही चीज है। एन कभी भी जीरो नहीं होगा, एन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। एन कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। सो जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन कभी भी नहीं होता। होल नंबर रहेगा, होल नंबर में भी जीरो नहीं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 जैसे ऑर्बिट नंबर है भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जैसे आप पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट भी इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो नहीं, निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं। कोडिंग में लिखा हुआ है, अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हैं, आपका मान लीजिए सेंटर खोजना है और कोडिंग लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन को खोजना है, इफ n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आपको किसी ने कोडिंग दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, देखते तुरंत बोलेंगे ओ इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ फोर्थ ऑर्बिट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का घर जो है फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो कोडिंग देखते ही आपको बोलना है कि इसका मतलब जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट। सो n इक्वल टू 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट, और आपको तुरंत ऐसे ड्राइंग कर करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला ड्राइंग आप कर लेंगे, ये प्लस जेडी कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे कि n 1 2 3 4। सो n इक्वल टू 4, ऐसे इस तरह कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट।
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। वो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गया। तो ये है आपका सबसे पहला कोडिंग ब्रेक करना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बता देता है कि ऑर्बिट नंबर, वो ऑर्बिट नंबर बताएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का चीज़ें जानेंगे तो ऐसे समझिए कि ऑर्बिट नंबर ये तो एक छोटा सा जनरल नॉलेज है और आप अपने अगल बगल देख सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि एन जो ऑर्बिट नंबर है, तो ऑर्बिट नंबर हो सकता है 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे मैंने कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 कर लिया, अप टू द इन्फाइनाइट तक पढ़े हुए। तो ऑर्बिट नंबर मैंने क्या बताया कि ऑर्बिट नंबर जस्ट शहर का वार्ड नंबर जैसा होता है, हर शहर का सेक्टर नंबर होता है। तो जो अगर आप सेक्टर नंबर देखेंगे थोड़ा सा एक डिफरेंस है दोनों में। सेक्टर नंबर कोई भी शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं, सेक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 और 11 और 12 और 13 और 14 जैसे सेक्टर नंबर, कोई शहर का सेक्टर नंबर हुआ। देखिए किसी भी शहर में आप रहते हैं, किसी भी वार्ड में रहते होंगे, आप देखिएगा ऑर्बिट केमिस्ट्री में ऑर्बिट नंबर तो पूरा रहेगा, बट सेक्टर नंबर में ये नहीं रहेगा। किसी भी आप जिस शहर में रहते होंगे, जो भी आपका शहर है, आप चेक कर लीजिए, आपके शहर में सेक्टर नंबर 13 नहीं मिलेगा आपको। सेक्टर नंबर 13, वार्ड नंबर 13 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 13 नंबर इज वेरी अनलकी नंबर। नंबर सिस्टम में जो लोग बिलीव करते हैं, या ये ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम है जिसमें 13 को बैड नंबर माना जाता है, वर्स्ट नंबर होता है। और ये जो ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम है वो आप इंडियन कल्चर में भी हर जगह देखने को मिलेगा। जितने भी मॉडर्न सिटी हैं इंडिया का, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हुआ, किसी भी शहर में जो सेक्टर नंबर 13 नहीं मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा। अब तो हर जगह हो गया, अब हर जगह जैसे 13 अनलकी नंबर। कोई भी, जैसे मान लिया आप रहते होंगे, जिस कॉलोनी में रहते होंगे, तो कॉलोनी में मकान जो नंबर रहता है, मकान नंबर देखिएगा 10 मिलेगा, मकान नंबर 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 के बाद देखिएगा 14 मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा। हर जगह हो गया। किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे, रूम नंबर 11 12 13 नहीं, 12 के बाद नंबरिंग होगा 14 नंबरिंग रहेगा। फ्लोर तक का नंबर नहीं रखता लोग, फ्लोर का भी 13 नंबर नहीं देता, फ्लोर के बाद 12 के बाद 14। हर जगह अब पटना में भी है, पटना में भी हर जगह आप मकान पीसी कॉलोनी का है, हाउसिंग कॉलोनी का है, जहाँ भी आप कॉलोनी में रहते होंगे, आप नंबर मिला लीजिए। आप मिलाइए कि 10 नंबर बिल्डिंग मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 के बाद खोजिए 13 नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा सिर्फ। 13 अनलकी नंबर है, ठीक है, वो इंग्लिश कैलेंडर में माना जाता है, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम है। 13 देखिए, 13 जो है और 13 के साथ एक कॉम्बिनेशन आता है कि फ्राइडे, 13 विद अ फ्राइडे, वो हाईली अनलकी नंबर माना जाता है। 13 भी आ गया और उस दिन फ्राइडे भी आ गया, ठीक है, तो वो हाईली अनलकी नंबर माना जाता है। जैसे फ्राइडे को हम लोग के कंट्री में मूवी रिलीज होता है, वीकेंड आएगा सैटरडे एंड संडे, बट फ्राइडे और 13 को अगर फ्राइडे पड़ गया तो उस दिन देखिएगा कोई मूवी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो 13 एंड फ्राइडे हाईली अनलकी नंबर है। तो बड़े सोसाइटी के लिए बोला जाता है कि ये, क्योंकि जितने बड़े, जैसे फ्लाइट का टिकट 13 को अवेलेबल रहेगा, देखिएगा 14 को नहीं मिलेगा, 13 को 12 को और 14 को फुल रहेगा, 13 को खाली रहेगा। तो ये एक बड़े लोगों के लिए, बड़ा जो हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं, 5 स्टार होटल, फ्लाइट वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, वो लोग मानते हैं कि 13 नंबर इज अ हाईली अनलकी नंबर होता है, ठीक है। तो 13 नंबर नहीं मिलता है सेक्टर नंबर के लिए। बाकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्बिट नंबर में तो पूरा मिलेगा आपको। तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया मैंने कि ये 13 डेट आप रिलेट भी करता है। कई बार टीवी में देखते हैं कि रिलेट भी करता है, तो वर्ल्ड के जितने मेजर डिजास्टर, वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सबका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 13 से ही मिलता है। ईसा मसीह जो है, उनको जो सूली पे चढ़ाया गया था वो 13 तारीख को और फ्राइडे के साथ माना गया था, तो वो 13 और फ्राइडे, इसलिए हाईली अनलकी जो नंबर मानते हैं लोग। जो ब्रिटिश कैलेंडर, जो क्रिश्चियन हैं और वो ब्रिटिश
हैं, वो कल्चर है उन लोग का है, बट वो चीज़ें अब हम लोग के कंट्री में भी हर जगह दिखता है, हर जगह दिखता है, ठीक है। पटना में भी दिखता है, ठीक है। आप हाउसिंग नंबर मिला के देख लीजिएगा, जहाँ भी आप रहते होंगे 13 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये है 13 सेक्टर नंबर में अनलकी, बट केमिस्ट्री में ऑर्बिट में तो सारा रहेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस जगह है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको पकड़ना है, तो 4th ऑर्बिट में है। नेक्स्ट, और क्या क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है वो आप देखिए। छोटा सा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो सेकंड पॉइंट, आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो आप ये जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1। नाउ थोड़ा सा बड़ा ऐसे कर लीजिएगा, n = 2 हो गया, n = ये हो गया 3, सो n = 3 हो गया, और ये और बड़ा कर लेंगे तो n = 4 हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये है सेकंड ऑर्बिट है, ये है थर्ड ऑर्बिट है, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये है 4th ऑर्बिट है। साइज को रिप्रेजेंट करता है, जितना ऑर्बिट नंबर बड़ा रहेगा, जैसे n = 4 बिग साइज, n = 3 उससे छोटा, n = 2 उससे भी छोटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है साइज को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को और सब ऑर्बिट को। सब ऑर्बिट क्या है नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपको। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर give the size of ये देता है साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, साइज ऑफ ऑर्बिट और सब ऑर्बिट इन एन एटम। ये एटम के साइज के बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट और सब ऑर्बिट, ऑर्बिट सब ऑर्बिट के साइज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जितना क्वांटम नंबर बड़ा रहेगा उतना बड़ा साइज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये आपको मिलता है, मान लीजिए कि ये एटम है और ये है फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, n = 1 हुआ, ये है सेकेंड ऑर्बिट है, n = 2 सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट है, n का वैल्यू 3 हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, और ये है n का वैल्यू 4, ये 4th ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और 4th ऑर्बिट, ठीक है, ये 4 ऑर्बिट हुआ आपका। तो 4th ऑर्बिट बड़ा है, थर्ड ऑर्बिट छोटा छोटा है, इससे और छोटा है, ये उससे छोटा है। तो ऑर्बिट के अंदर जैसे सबसे छोटा ऑर्बिट है, सबसे छोटा ये 1s, कम लोग रहते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक स्कूल है, एक स्कूल, उस स्कूल का नाम है 1s। सेकेंड ऑर्बिट थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ 2 स्कूल बनाया गया है, उसका नाम है 2s और 2p। थर्ड ऑर्बिट थोड़ा सा और बड़ा है तो यहाँ पढ़ने के लिए 3 स्कूल बनाया गया है, 3s और 3p और 3d। 4th ऑर्बिट जो है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पढ़ने के लिए जो लोग रहते हैं उनके लिए 4s, 4p और 4d और 4f ऐसे स्कूल बनाया गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये इसी को साइंस में सब ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये s देख रहे हैं, ये p देख रहे हैं, ये d देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला कि आपका सेंटर पड़ा है, किस स्कूल में पड़ा हुआ, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो और ये है ऑर्बिट, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये सब चीज़ें होता है साइंस का ऑर्बिट। तो ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से सीखते रहिए कि ऑर्बिट क्या है। तो ऑर्बिट सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर जो है वो सब ऑर्बिट है। और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको लेना है कि n = 4, अगर n का वैल्यू 4 है तो ये आपको इंफॉर्मेशन लेना है कि पेपर में लिखा हुआ है कि इफ n = 4, तो तुरंत आपको बोलना है ओह, इसका मतलब 4th ऑर्बिट कंटेन 4 सब ऑर्बिट। 4th ऑर्बिट काफी बड़ा है ना, बड़े ऑर्बिट में ज्यादा लोग रहेंगे तो उनको पढ़ने के लिए 4 स्कूल दिया गया है। तो n = 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 सब ऑर्बिट। जितना ऑर्बिट नंबर उतना ही उसमें स्कूल खोलना है। तो
फोर्थ n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब बोलना है फोर्थ ऑर्बिट कंटेन 4 सब ऑर्बिट। ऐसे ऐसे बता दो n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू 3 तो रीडिंग करना है तुरंत। इसका मतलब बोलना है थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 सब ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 सब ऑर्बिट। ये ऐसे ये प्रेजेंट करना है। इसका मतलब अगर nth ऑर्बिट, इससे आप रीडिंग ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं कि nth ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट रहता तो 5 रहता, तो nth ऑर्बिट कंटेन n सब ऑर्बिट। ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है, आगे आएगा। अभी क्वेश्चन तो आगे आएगा, कम से कम प्रिंसिपल एजीमुथल पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन और अच्छा आता है। मैग्नेटिक के बाद तो पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो ये था रिजल्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये एक आपको मदद मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस सेक्टर में घूम रहा है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, और उस ऑर्बिट में कितने स्कूल हैं, ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने स्कूल हैं। जैसे n इक्वल टू 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है और उसमें स्कूल 4 स्कूल है। अब खोजेंगे हम लोग आगे क्वांटम नंबर मिलेगा तो खोजेंगे कौन से स्कूल में इलेक्ट्रॉन पढ़ने जाता है। मैग्नेटिक में पता चलेगा कि स्कूल के सामने खड़े हो जाएंगे तो कौन से रूम में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और स्पिन तो एकदम बता देगा कि हाँ यही है, यही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो कोडिंग है, कोडिंग को ब्रेक करना है, उससे सीखना हम लोग को। आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या क्या सीख सकते हैं, वो बोस मॉडल वाला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, वो सब बोस मॉडल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए ये सब आप पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल बस यही है, छोटा ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे बहुत ज़्यादा मिलता कुछ है नहीं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ बना दिया। सो ये है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, या आप प्लस जेडी कर लीजिए, और यहाँ NS ऑर्बिट कर लेंगे। सो NS ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मास m है, ये इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन। इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बना सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बना सकते हैं NS ऑर्बिट में, अगर ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है। जो बोस मॉडल फॉलो कर रहा है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जिन तीनों फॉर्मूला में n आया था ना, n तो ऑर्बिट नंबर है। जो ऑर्बिट नंबर, सेक्टर नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n यूज हुआ था वो तीनों फॉर्मूला में तो आया तो था। लिख लीजिए तीनों फॉर्मूला। सो रेडियस आप जानते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम ये था, और यहाँ पे n स्क्वायर बाई जेड, n देखिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है, ऑर्बिट नंबर है, सेक्टर नंबर है। सो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसका स्पीड 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन हो गया। ये हो गया एनर्जी, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जहां n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो n से यही इंफॉर्मेशन मिलता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आप ऑर्बिट नंबर ही बोल सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर।
हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यही था। नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सो नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक पैटर्न में ही कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट क्लास फिर आएगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर फाइनल करेंगे हम लोग और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं आपको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, इसका दो नाम है, मेन है एजीमुथल क्वांटम नंबर बट कई बार एग्जाम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी पूछा जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कोडिंग सीखना है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कोडिंग करना, ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 5 दिया हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में l का वैल्यू लिखना सीखिए। लिखिएगा 0, 1, 1, 2, 3 और 4 रुक जाइएगा, 5 तक नहीं जाना है, 0 से स्टार्ट करना है, एक कम पे रोकना है। फिर से सीखेंगे, अगर n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो इसके रिस्पेक्ट में l का वैल्यू 0, 1, फिर 2 और 3 पे रोकेंगे। नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो l का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो इसके रिस्पेक्ट में l का वैल्यू 0, 1 एक कम चलता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 है तो इसके लिए l का वैल्यू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जनरल वैल्यू n है तो l का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 और 1 और 2 अप टू जाएंगे n-1, यहां तक जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में एजीमुथल लिखना सीखिए। देखिए l का वैल्यू कभी भी देख लीजिए डाटा में नेगेटिव नहीं हुआ है, l का वैल्यू कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं हुआ, कभी फ्रैक्शन नहीं हुआ, 0 हुआ है, 0 हुआ, 0 हुआ। देखिए n का वैल्यू 5 तो l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ, अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ l वैल्यू, नंबर ऑफ l वैल्यू का कितना नंबर है तो आंसर कर देंगे n के बराबर। नंबर ऑफ l वैल्यू इक्वल टू n, l वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, ये भी देखिए 5। नंबर ऑफ मतलब ये 1, 2, 3, 4, देखिए यहाँ पे 4 है। यही स्कूल बताता है कि 4th ऑर्बिट में कितने स्कूल, 4, यही है 4 स्कूल, ये स्कूल 1, 2, 3, 4। 4th ऑर्बिट में कितने स्कूल, 1, 2, 3, 4। वो कोडिंग है, कोडिंग मैं सिखाऊंगा और डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप कोड करना सीखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके रिस्पेक्ट में एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ये n रहेगा तो स्टार्टिंग करना है 0, 1, 2, 3 अप टू द n-1। l कभी निगेटिव नहीं, l कभी फ्रैक्शन नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ l वैल्यू n के बराबर होगा, जो n मान लिया n 3 है तो l वैल्यू 1, 2, 3 होगा। नेक्स्ट, ये शेप के बारे में बताता है, ये इंफॉर्मेशन देगा शेप के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द शेप ऑफ सब ऑर्बिट, शेप के बारे में बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है, ये भी हर एग्जाम में पूछा होगा कि शेप कौन बताता है, शेप स्कूल का शेप डिजाइन कौन बताएगा, तो ये बताएगा। साइज कितना बड़ा है वो कौन बताता है, साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड पॉइंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द शेप ऑफ सब ऑर्बिट, किस शेप का है ये बताता है, शेप ऑफ सब ऑर्बिट। whereas as principal quantum number gives the size ऑफ सब ऑर्बिट। साइज किसी का भी ऑर्बिट या साइज का, ऑर्बिट या सब ऑर्बिट का साइज बताना हो तो ये बताता है, प्रिंसिपल बताता है। सो
सो साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप बताएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप को डिफाइन करता है कि किस शेप का है सब ऑर्बिट, उसके लिए बताता है। थर्ड, शेप में कोडिंग डिस्कस करते हैं। अगर L इक्वल टू 0 है तो ये कोड होता है S सब ऑर्बिट का। S सब ऑर्बिट वो स्कूल को बताता है L इक्वल टू 0, इफ L इक्वल टू 0 सो सब ऑर्बिट, इसके रिस्पेक्ट में जो सब ऑर्बिट आएगा वो S आ जाएगा, S सब ऑर्बिट, ठीक है, S सब ऑर्बिट, ठीक है। सो S सब ऑर्बिट का जो शेप हुआ स्फेरिकल, ठीक है। S सब ऑर्बिट, इसका नाम पड़ा हुआ है, S का मतलब हुआ शार्प, शार्प से आता है S, इसका S फर्स्ट वर्ड लिया गया है। इसका जो शेप होगा S सब ऑर्बिट का जो शेप होता है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है। S सब ऑर्बिट आप पढ़े भी होंगे, इससे पहले बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं। S सब ऑर्बिट स्फेरिकल है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये स्फेरिकल शेप में रहेगा। तो शेप ऑफ सब ऑर्बिट, शेप सब ऑर्बिट कोडिंग रीड करना सीखिए गया। अगर L इक्वल टू 0 है तो वो S सब ऑर्बिट है। फोर्थ, इफ L इक्वल टू 1, अगर L का वैल्यू 1 है तो सब ऑर्बिट जो हुआ वो P सब ऑर्बिट है। P सब ऑर्बिट को बोलते हैं प्रिंसिपल। P जो आया वो प्रिंसिपल का फर्स्ट वर्ड है, P सब ऑर्बिट बोलते हैं। इसका शेप होता है डम्बल। आप लिखेंगे फिर मैं समझाता हूं एप्लीकेशन। इसका डम्बल शेप होता है। डम्बल शेप कुछ इस टाइप का, ये है डम्बल, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। यह डबल शेप का होगा। okay. नेक्स्ट है एस और पी डी सब ऑर्बिट 5। इफ L इज इक्वल टू 2, अगर L का वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है, 2 रहने पे ये सब ऑर्बिट जो हो जाएगा डी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट। स्मॉल डी से भी लिखते हैं। डी जो आया हुआ है वो वर्ड आया हुआ डिफ्यूज से, डिफ्यूज इसको बोलते हैं। उसका फर्स्ट वर्ड यूज किया गया, फर्स्ट लेटर डिफ्यूज का डी यूज किया गया इसमें। इसमें डबल डम्बल होता है, इसका शेप जो होता है वो डबल डम्बल। डबल डम्बल हो। डबल डम्बल में ऐसे बनाना है, एक डम्बल ऐसे बना लीजिएगा, एक डम्बल ऐसे बना लीजिएगा और अपना एक्सेस दिखा दीजिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। और ज़्यादा इसके डिटेल में इसको पढ़ना हो तो नेक्स्ट इसके बाद मैग्नेटिक आएगा, उसमें और डिटेल में आएगा डी सब ऑर्बिट, ठीक है। शेप इसका डबल डम्बल, 2 डम्बल से बनता है डी सब ऑर्बिट, जो कि आप बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन MOT में पढ़ चुके, ठीक है। पी सब ऑर्बिट एक डम्बल रहेगा, ये डबल डम्बल, ये 2 डम्बल रहता है ऐसे, एक डम्बल ऐसे रहेगा, एक डम्बल ऐसे रहेगा। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्वांटम नंबर में। तो एस पे डी शेप यही 3 ही तक का पढ़ना है, एस का पढ़ना है, पी का पढ़ना है, डी का पढ़ना है। जानना है एफ को भी जानना है, एफ। सो 6 एल का कोडिंग अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 कोडिंग में एफ सब ऑर्बिट आएगा, एफ सब ऑर्बिट कहेंगे या स्मॉल एफ से भी लिखते हैं इसको, और ये बनेगा फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल बोलता है। ये फंडामेंटल, इसका शेप डिफाइन नहीं किया गया। कई बुक में लिखा रहता है 8 डम्बल, बट एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है इसका। 8 डम्बल होता है, 8 डम्बल होता है, जैसे वो 2 डम्बल है, 8 डम्बल भी रहता है, बट एग्जैक्ट नहीं है, वो वेरी करता है अलग अलग बुक में, ठीक है। तो आपको शेप में वहीं तक पढ़ना है, शेप में डी का पढ़ना शेप। नेक्स्ट एफ के बाद जी 6 7,
यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 4 और इसके लिए आपको आ जाएगा G या कैपिटल G और जनरेट इसको बोलते हैं। ये हो, ये कोडिंग हुआ जी। तो अभी यूज भी नहीं होता है साइंस में, अभी यूज नहीं होता है, ये फ्यूचर के लिए बनाया गया है। अभी जो भी आपके पास एटम है, जितना एटम अवेलेबल है केमिस्ट्री में, वो सिर्फ F तक जाते जाते भर जाता है। F तक ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट हो जाता है। G की जरूरत अभी नहीं पड़ा है, फ्यूचर के लिए G बनाया गया है कि आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग G यूज करेंगे। तो आपने कोडिंग क्या क्या पढ़ा, आपने अभी जो कोडिंग पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, उसी कोडिंग का तो एप्लीकेशन करना है हम लोग को। 7 और 8 कोडिंग आपने पढ़ा, इस साइड आपने कोड लिखा, इस साइड लिखा आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो एल यहां पे लिखा आपने और राइट साइड आपने लिखा सेप या सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट आपको जानना था। चलिए कोडिंग देखिए। अगर कोड रहेगा 0, अगर कोड है 0, L इज इक्वल टू 0, इससे देखते ही समझ जाइए कि ये S सब ऑर्बिट है। S सब ऑर्बिट स्फेरिकल, ऐसे स्फेयर टाइप का दिखेगा, ठीक है। अगर कोड यूज कर रहे हैं L इज इक्वल टू 1, कोडिंग यूज कर रहे हैं L इज इक्वल टू 1, समझ जाइए कि ये P सब ऑर्बिट है। P सब ऑर्बिट एक डबल शेप का सब ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है। अगर कोडिंग यूज कर रहे हैं L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 यूज कर रहे हैं तो ये है D सब ऑर्बिट। D सब ऑर्बिट में ऐसा फिगर हो जाएगा, डबल होगा ऐसे। कोडिंग यूज कर रहे हैं L इज इक्वल टू 3, सो ये कोड जैसे ही यूज करेंगे आप समझ जाएंगे F सब ऑर्बिट के लिए ये प्लानिंग किया जा रहा है। कोडिंग यूज करेंगे L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4 कोडिंग करेंगे, इसका मतलब ये है G सब ऑर्बिट के लिए। तो ये कोड आप प्लान करना सीखिए। ये कोड मैंने आपको सिखाया है कि ये इस L के लिए कौन कौन सा सब ऑर्बिट होता है। ये आपको S पे D तक सेप जानना है और बाकी आपको कोडिंग जानना है। L इज इक्वल टू 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 तो F सब ऑर्बिट, एजीमुथल क्वांटम नंबर 4 है तो G सब ऑर्बिट। इससे आप स्कूल बनाना सीखिए। तो कैसे बनता है स्कूल वो समझिए। ये कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन कोड से बनेगा आपको, क्योंकि क्वांटम नंबर है बड़ा आसान, बट इसमें सिर्फ कोडिंग ही है, कोडिंग रीड करना और वो आसान है, बहुत ज्यादा इजी तो है। चलिए देखिए, तो यहां पे ये मैं यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां मैं यूज कर रहा हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर। L यूज कर रहा हूं और यहां मैं डिजाइन कर रहा हूं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का डिजाइन होता है N और L को मिक्सिंग करने से। N और L मिक्स करेंगे, N L को मिक्स करना है, N और L को, इस तरह आपका सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का मतलब मैं आपको बताया कि सब ऑर्बिट जो है वो स्कूल का नेम, कौन सा स्कूल है वो, कौन सा स्कूल है वो नेम आपको बताना है। सब ऑर्बिट, ऑर्बिट जो है सेक्टर, सब ऑर्बिट कौन सा स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ वो हुआ, समझिए। मान लिया मैंने कोडिंग दिया, N का वैल्यू 4 दे दिया, L का वैल्यू मैंने आपको दे दिया 1, ऐसे दे दिया और बोला कि कौन सा स्कूल में जाना है भाई, कौन सा स्कूल में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे अच्छा ये 4 और फिर L इक्वल टू 1 का मतलब होता है P। बोलिएगा मेरा स्कूल का नंबर है 4P स्कूल में सेंटर पड़ा हो। फिर से देखेंगे, N का वैल्यू मैंने दे दिया, N का वैल्यू मैंने 5 दे दिया और यहाँ L का वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। तो रीडिंग करना सीखिए। L इज इक्वल टू 3, 0 रहता तो S, 1 रहता तो P, 2 रहता तो D, 3 रहता तो F। तो 5F में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, 5F में जाइए उसको, सॉरी 5F N का वैल्यू यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है N नंबर लिखना है, L का मतलब सब ऑर्बिट लिखना है, यहाँ सेंटर पड़ा हुआ। फिर से देखेंगे, N इज इक्वल टू 2,
एल का वैल्यू 0 कर दिया। मैंने बोला कि बताइए कहाँ आपको पड़ा है सेंटर, तो आप बोलेंगे मेरा सेंटर पड़ा है 2s में। एल का वैल्यू 0 का मतलब s होता है। फिर मैंने पूछा, बोला कि बताइए आपका n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 है, कहाँ सेंटर पड़ा है आपका? तो बोलिएगा 2D। नहीं, मना कर दीजिएगा, नो 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 नो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। बोलिएगा कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो शायद गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। कैसे? तो n का वैल्यू जब 2 होता है तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यू l का वैल्यू जो चांसेस है 0 और 1, क्योंकि n के वैल्यू 2 के लिए l का वैल्यू 0 और 1, और इसके लिए जो अगर मैं रूम बनाऊं तो रूम बनाने पे या 2s मिलेगा या 2p मिलेगा। 2s और 2p, l का वैल्यू 3 हो ही नहीं सकता। n का वैल्यू जो 2 है, ये इसको बल्कि यहाँ रख लें, यहाँ लिख के बोलेंगे कि ये गलत एड्रेस है, ये रॉन्ग एड्रेस है, ये नॉट पॉसिबल, ये एड्रेस नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। लोग बोलते हैं क्यों नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ बना लीजिए, बोलिए भाई n का वैल्यू जब n का वैल्यू 2 होगा तो इसके लिए पॉसिबल l का वैल्यू 0 एंड 1 होगा। l का वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकता इसके लिए, तो ये जो एड्रेस है वो गलत है, ये एड्रेस गलत है। n का वैल्यू 2 के लिए l का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता, गलत एड्रेस है। चलिए फिर से बताइएगा, n का वैल्यू मैंने 3 रख दिया और l का वैल्यू 2 रख दिया। पूछा कि कहाँ जाना है, कौन सा स्कूल है आपका, कहाँ सेंटर पड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 और l इजिकल टू 2 का मतलब हुआ d। बोलेंगे कि मेरा सेंटर पड़ा है 3D में पड़ा है, ये स्कूल में। ऐसे फिर से मैंने कुछ भी आपको दे दूं, बोलूं कि भाई बताइए n का वैल्यू जो है मेरे पास 6 है, l का वैल्यू 4 है, कहाँ सेंटर पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहाँ पड़ा है भाई, तो आप बोलेंगे कि यहाँ 6G में, G, l का वैल्यू 4 का मतलब G हो गया, 6G वाले स्कूल में पड़ा हुआ सेंटर। फिर मैंने पूछा कि बताइए n का वैल्यू मेरे पास 4 है और l का वैल्यू 1 कर दिया, कहाँ सेंटर पड़ा है, तो बोलिएगा 4P में स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ है। ठीक, यही पहचानना है। फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये चीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से बताएंगे, चलिए फिर से बताइएगा। 10, ये है मेरा एटम, ये n इजिकल टू 1 जानते हैं, एक स्कूल रहेगा। रुकिए और बेटर मैं और समझाता हूं अच्छे से। n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। ठीक है, चलिए बताइए n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू है 0। n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1। n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 3 के लिए l का जो पॉसिबल वैल्यू है 0, 1, 2। n इजिकल टू 4 के लिए जो l का जो चांसेस है 0, 1, 2 एंड 3, ये चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट इसको मिलाएंगे तो इसमें स्कूल बना 1s, एक स्कूल आया, एक ही स्कूल बनेगा 1s, जानते हैं जी। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो एक स्कूल बना 2s और दूसरा स्कूल बना 2 के साथ इसको मिलाएंगे 2p, जानते हैं आप, सेकेंड ऑर्बिट में 2 स्कूल होता है। 3 के साथ इसको तीनों को मिलाएंगे तो 3 के साथ 0 मिलाएंगे तो 3s, 3p और 3d हो गया, 3 स्कूल हुआ। थर्ड ऑर्बिट बड़ा सेक्टर है जिसमें 3 स्कूल बनता है, हो गया। n इजिकल टू 4 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू ये है, तो इसके साथ इसको मिलाएंगे तो 4s मिल गया, 4p मिल गया और 4d मिल गया, 4f मिल गया। ठीक है, ये बड़ा सेक्टर था, 4 स्कूल था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे ये पूछूंगा, बताइए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू लिखा हुआ है 3, l का वैल्यू लिखा हुआ है 2। इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर पड़ा हुआ है,
इस जगह सेंटर पड़ा हुआ है, इसका कोडिंग दिया हुआ, पेपर में कोडिंग लिखा हुआ है, कहाँ जाना है उसको? तो सबसे पहले बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट में जाना है। सबसे पहले बोलेंगे ऑटो से, बोलेंगे कि हमको थर्ड ऑर्बिट, थर्ड सेक्टर लेके जाइए। ऑटो ले आया थर्ड सेक्टर में, ये सेंटर है, यहाँ से थर्ड सेक्टर चला के लाया ऑटो। अब ऑटो वाला पूछ रहा है कि थर्ड सेक्टर में 3 स्कूल है, 3 स्कूल है, एक स्कूल का नाम है 3S, एक का नाम 3P, एक का नाम 3D है। L=2। कौन सा सेंटर, कहाँ स्कूल पड़ा आपका? 3D। L=2 का मतलब D। तो आप बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो यहाँ है, यहाँ है। मैंने बोला था ना कि आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिएगा। अभी नहीं, अभी तो आधा ही बताया। अभी तो आप बस ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, थर्ड सेक्टर में, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है वो पता चला। अभी तो इसका रूम ओपन करेंगे, किस रूम में बैठा हुआ है, और उसके बाद रूम में अंदर घुसेंगे, कौन से पोजीशन पे एग्जैक्ट बैठा हुआ है। तो क्वांटम नंबर एक कोडिंग है, उस कोडिंग को ब्रेक करके आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन खोजना है। और क्वेश्चन कैसे रहता है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो कोड बनाना सीखिए। फिर से मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एड्रेस ऐसा लिखा हुआ है, n=1 लिखा हुआ है और l का वैल्यू जो है वो 1 लिखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए। मैंने पूछा आपसे कि इस इलेक्ट्रॉन को खोजे, खोजे कहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो ये नहीं पॉसिबल है। आपको पता चला n=1, आप फर्स्ट ऑर्बिट में गए, फर्स्ट ऑर्बिट में, और आपको l=1 का मतलब p होता है। क्या 1p होता है कभी साइंस में? नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक स्कूल है, उसका नाम है 1s, 1 और l का वैल्यू 0। ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सेट जो देख रहे हैं ये नॉट पॉसिबल, ये सेट साइंस में नहीं हो सकता है। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत एड्रेस है। ये इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है ये गलत एड्रेस है। एग्जाम में ऐसे ही रहता है, चारों क्वांटम नंबर दे देगा और बोलेगा कि कौन सा रॉन्ग एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा एड्रेस जो है वो रॉन्ग एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा जरूर, आप समझिएगा, क्योंकि ये कोडिंग बेस्ड है बहुत इजी, एक बार में भी समझ में आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है तो आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। 10, 11 एजीमुथल क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उसका फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर लिख लीजिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, also called orbital angular momentum quantum number. So orbital angular momentum quantum number ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। वो आता है हर पेपर में आया हुआ, आईटी एडवांस में 3 बार 4 बार पूछ चुका है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड बस लगेगा आपको उसको देख करके बोलने में। वन सेकेंड बस लगता है। देखिए समझिए, देखिए फॉर्मूला देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है √L और √L+1 ऐसे, और h/2π, h/2π या h/2π को h क्रॉस भी लिख सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने बताया था L+1, h/2π को h क्रॉस भी लिख सकते हैं। L जहां एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसमें जो फॉर्मूला में L जो है
एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर। एल जो देख रहे हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और आप जानते हैं h/2π को आप h क्रॉस से भी लिख सकते हैं, h क्रॉस से लिख सकते हैं ऐसे। तो ये फॉर्मूला है √L × L+1 और h/2π, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। एग्जाम में क्या आता है देखिए, 1 सेकेंड में आप बनाएंगे, देखेंगे 1 सेकेंड में आप बना देंगे, ऐसे रहता है। ये आईटी क्वेश्चन है वो, देखिए ऐसे लिखा रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4 ऐसे लिखा रहेगा, 3s इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है देखिए, तो कितना इजी है। 1 सेकेंड आंसर 0, 1 सेकेंड में ऐसे आंसर 0। कैसे 0 हो गए, कितना इजी है, आईटी क्वेश्चन है एडवांस का। आप जानते हैं √L × L+1 और आप बोल रहे हैं h/2π, ये है h/2π। आप जानते हैं s के लिए, s सब ऑर्बिट आप पढ़ा हुआ है कि s के लिए सब ऑर्बिट के लिए L का कोडिंग क्या होता है, 0। देख पुट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम नंबर बहुत छोटा है, क्वेश्चन मैंने बताया 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता। देखिए फिर पूछा हुआ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4, कुछ भी ऐसे जैसे 2p इलेक्ट्रॉन, 2p p के लिए L का वैल्यू 1, p सब ऑर्बिट L का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, √2 h/2π, या √2 h क्रॉस। इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। फिर से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4, कुछ भी यहाँ कोई भी नंबर आएगा, 4d इलेक्ट्रॉन। आपके लोग बोलते हैं 4d का अलग, अरे कुछ भी रख लीजिए ना भाई, 3d रख लीजिए, 4d रख लीजिए, 5d रख लीजिए, जो मन करे, सिर्फ d से मतलब है। d का वैल्यू, d के लिए L का वैल्यू, d के लिए L का वैल्यू 2 पुट करिए, √6 h/4π 2π। सब आईटी में पूछा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा। सेकंड 1 सेकंड क्वेश्चन। फिर से कुछ भी 4f, f के वैल्यू, L का वैल्यू 3, सो √12। ऐसे भी रहेगा भाई, h क्रॉस भी लिखा रहता है, ऐसे भी यूज होता है। 5G 6G किसी के लिए भी, 6G के लिए चाहिए, 6G पुट कर लीजिए। G के लिए L का वैल्यू 4, और जब पुट करेंगे 4 तो √20। जो लिखना हो, h/2π लिखना हो, h क्रॉस लिखना हो, जो मर्जी हो लिख लीजिए, ऐसे आता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन, नोट करिए।